की डेट में शिवसेना यूबीटी कितनी सीट्स लड़ने के लिए तैयार बैठी? सीधा सवाल आपसे है कि महाराष्ट्र के चुनाव में क्या उद्धव ठाकरे चेहरा होंगे महाविकास अघाड़ी? उद्धव ठाकरे साहब ही चेहरा है, होंगे नहीं हैं। उद्धव ठाकरे साहब के इर्द गिर्द ही 2024 का विधानसभा चुनाव घूमेगा। सर, लोकसभा में काफी कांग्रेस के नेताओं ने ऑफ रिकॉर्ड जब मुझसे बात की है तो मुझे ये बात कही है कि शिवसेना यूबीटी की तरफ से प्रचंड प्रेशर हमारे पर रहा और उनके नेताओं ने हमारे सीट्स डिसाइड किए कि हाँ इधर लड़ना है इधर नहीं लड़ना है, ये इसको खड़ा करो इसको मत खड़ा करो। इंटरनल पार्टी में बहुत हस्तक्षेप जो है शिवसेना यूबीटी का रहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं HW न्यूज नेटवर्क। कुछ ही महीनों में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एक तरफ विपक्षीय महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, और दूसरी तरफ महायुति है जो कि सत्तारूढ़ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और अजीत पवार की एनसीपी है। और चुनाव के पहले दो बड़ी जो है घोषणाएं हो चुकी है। एक तो मध्य प्रदेश की जो लाडली बहना योजना है, जो कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से बड़ा फायदा उन्होंने चुनाव के पहले दिलाया था, वो योजना यहाँ पे उसका रेप्लिका करने का निर्णय किया गया है, जिसकी प्रक्रिया पूरी तरीके से शुरू भी हो चुकी है। अब इस योजना के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि 21 से 65 साल की जो महिलाएं हैं उनको 1500 रुपए महीने का जो है वो 1500 रुपए की धनराशि जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा ये इसमें जो क्राइटेरिया है वो ऐसा है कि 2.5 लाख रुपए सालाना जिन महिलाओं का जो घरेलू आय जो है वो 2.5 लाख से कम है, उन लोगों के लिए ये वो इस योजना के लिए पात्र ठहराए जाएंगे। इसके अलावा लाडला भाई योजना, जैसे ही ये योजना का ऐलान हुआ था तो शिवसेना उद्धव गुट के जो अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने ये पूछा भी था कि लाडले भाई के लिए क्या, तो एक और जो है योजना का जो है अनाउंसमेंट हो गया, घोषणा हो गई, जिसका नाम लाडला भाई रखा गया है। अब इसके अंतर्गत जो 12वीं पास जो विद्यार्थी होंगे उनको 6,000 रुपए का जो है एक तरीके से वेतन के तौर पे दिया जाएगा, जिसमें वो काम भी करेंगे और साथ में उनको ये स्टाइपेंड के तौर पे या अप्रेंटिसशिप के तौर पे इसको दिया जाएगा। जो डिप्लोमा होल्डर्स होंगे उनको 8,000 रुपए दिए जाएंगे और जो ग्रेजुएट होंगे उनको 10,000 रुपए इसमें दिए जाएंगे। इसमें बताया जा रहा है कि 10 लाख युवा जो है इससे उनको लाभार्थी, इसमें 10 लाख युवा होंगे और 10,000 करोड़ का जो है ऋण इस पे जो है बढ़ जाएगा राज्य सरकार के बजट पे। आपको बता दें कि 7.5 लाख करोड़ का जो ऋण है वो महाराष्ट्र सरकार पे मौजूदा स्थिति में है। उस दौरान ये जो है निर्णय किए गए हैं। मध्य प्रदेश का मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में जो महिलाओं की संख्या है वो करीबन 2 करोड़ के आसपास है और महाराष्ट्र में जो महिलाओं की संख्या है वो 5 करोड़ के आसपास है। तो इतना बड़ा डिफरेंस जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन वाइज है। तो मौजूदा स्थिति में इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है स्टेट के बजट पे, राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव गुट और जो महाविकास आघाड़ी की क्या तैयारी है, किस तरीके से वो महायुति को जो है टक्कर देने के लिए है तैयार है, ये सभी सवालों के जवाब आज मैं लेने वाला हूं। एक बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं। शिवसेना यूबीटी जो पार्टी है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है आनंद दुबे जी आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो HW न्यूज नेटवर्क में। धन्यवाद। सर जी जी सर, पहले तो मैं समझना चाहूंगा कि ये जो लाडली बहना योजना लॉन्च हुई तो उसमें जैसे ही उसका ऐलान हुआ तो मुझे लगता है कि हमारे जो मुख्यमंत्री है वो शायद उद्धव ठाकरे जी के बयानों को वगैरह बहुत फॉलो करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से आदित्य ठाकरे जी ने या उद्धव ठाकरे जी ने ही कहा था कि उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि लाडली बहना तो हो गया लेकिन लाडले भाई के लिए क्या, और उसके बाद ये फिर लाडला भाई जो है ये योजना लाई गई है। तो अब पहले तो मैं समझना चाहूंगा कि सर 7.7 लाख करोड़ का जो है वो अभी फिलहाल डेट है
महाराष्ट्र सरकार इतना कर्जे के अंदर जब है और ऐसे अब उसके फिगर्स पे मैं बाद में आऊँगा कितने लाभार्थी है, क्या है। ऐसे में ये योजना लाना स्टेट की इकोनॉमी के लिए कितना खतरनाक आप देखते शशांक जी नमस्ते। देखिए ऐसा है कि जब से लोकसभा के नतीजे आए हैं और महाराष्ट्र की जनता ने 48 में से केवल 17 सीटों पर इनको रोक दिया है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को लोगों ने नकारा है, नापसंद किया है। उसी दिन से महायुति में एक बेचैनी है, बौखलाहट है। ये सोच रहे हैं कि क्या ऐसा किया जाए डैमेज कंट्रोल जिससे महाराष्ट्र की जनता का सम्मान, उसका दिल वापस हम जीत जाए। लेकिन ये हो नहीं पा रहा। इसी के लिए आनंद फानन में इन्होंने लाडली बहन योजना, जो कि मध्य प्रदेश की योजना से प्रेरित होकर ये लाए, जिसके लिए हर बहन को 1500 रुपए देंगे। लेकिन आपने देखा कि उसके फॉर्म भरने की जिस ढंग से प्रक्रिया शुरू हुई, वहां अनियमितता देखी गई, भ्रष्टाचार देखे गए। वो पूरी तरह से अभी तक कागज पर उतरा नहीं था कि आनंद फानन में लाडला भाई योजनाएं लेकर आए हैं, जिसमें अगर कोई विद्यार्थी 12th पास है तो उसको 6000, कोई डिप्लोमा धारक है तो उसके 8000, और कोई अगर स्नातक में ग्रेजुएट है तो उसे 10,000। आप सोचिए कि पहले लाडली बहन योजना के लिए जो रकम चाहिए थी उसकी करीब करीब जो एक आशा थी वो थी 46,000 करोड़ रुपए। अब लाडला भाई, जिसमें तो लाख करोड़ के ऊपर का आंकड़ा पार हो जाएगा। मतलब कि जब आप सरकार में बैठकर ये काम कर ही नहीं पाएंगे, आपकी योग्यता ही नहीं बन पा रही है, फिर भी आपने एक झुंझुना हाथों में पकड़ा दिया, एक जुमलेबाजी पकड़ा दिया। ठीक उसी प्रकार हमें याद है 2014 में जब लोकसभा चुनाव से पहले मोदी साहब ने कहा था कि विदेशों में जो काला धन है उसे जब हम लाएंगे तो हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। आज तक 10 साल बीत गए, किसी के खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए। क्या कहीं यह योजना भी ऐसे ही साबित नहीं होगी? पहला बात। दूसरा बात कि जब सरकार में आप आने ही वाले नहीं हैं, सारे रुझान, सारे सर्वे आपके खिलाफ बताए जा रहे हैं। कोई महाविकास आघाड़ी को 170 सीट दिखा रहा है, कोई 180 दिखा रहा है, कोई 200 आंकड़ा का पार करने की बात कर रहा है। तो आप ये सारे झुनझुने और ये जुमले लाकर करेंगे क्या? क्योंकि आप इसका इम्प्लीमेंटेशन कर नहीं सकते, इसको जमीन पर उतार नहीं सकते। तो आपने एक जल्दबाजी में घोषणा जरूर की है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने सब कुछ देखा है, समझा है, परखा है। आज हमारे महाराष्ट्र में जो किसानों की स्थिति है, आज किसान, आपको पता है कि किसान जब उनकी फसल नुकसान हो जाती है, वो बीमा कंपनियों के पास जाते हैं तो उन्हें 1-1 रुपए का चेक दिया जाता है। मतलब उनके जख्मों पे मलहम लगाना दूर की बात, उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम सरकार और सरकार के सहयोगी करते हैं। तो ये सब लोगों ने देखा है। आज मराठा आरक्षण को लोग देख रहे हैं, ओबीसी आरक्षण के डिमांड को देख रहे हैं, आंदोलन को देख रहे हैं। एक संभल नहीं रहा, दूसरी एक योजना लेके आते हैं, दूसरी संभल नहीं नहीं रही, तीसरी लेकर आते हैं। तो इससे अब कुछ होना नहीं है। आपके हाथ में बहुत कम समय बचे हैं। हाँ, अगर आपके पास 2 साल 3 साल होते तो जरूर आप कुछ करके दिखाते। अब बजट सेशन समाप्त हो गया, सारे सेशन समाप्त हो गए, अब तो चुनाव किसी भी समय ड्यू है। हमें लगता है कि सितंबर तक आचार संहिता लग जाएगी। तो आपके हाथ में है क्या? 1-1.5 महीने बचे, अब इसमें चाहे जो झुंझुना बजा दीजिए, वो आपके हाथ में। पर इससे महाराष्ट्र की जनता का कोई फायदा होने वाला नहीं है, शशांक जी। आनंद जी, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम जो एजेंडा, कोर एजेंडा बीजेपी का रहा है, वो महाराष्ट्र में शाहू फुले अम्बेडकर वाले महाराष्ट्र में फेल हो गया है। इसकी वजह से कहीं ये, क्योंकि मुझे जितना समझ में आ रहा है कि ये, मैं जितना पढ़ रहा था, जैसे लाडला भाई हो चाहे लाडली बहन हो, दोनों ही योजनाएं कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो योजनाओं में से मिलती जुलती मुझे काफी नजर आ रही थी, जिसको लोकसभा चुनाव के टाइम पे मोदी जी कहीं ना कहीं बीजेपी के ही नेता मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बता रहे थे, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को, और इसको जो है रेवड़ी बता रहे हैं, और आज वही चीजें महाराष्ट्र में लागू की जा रही है। तो ये कहीं ना देखिए कहीं आपको समझ में आ गया कि हिंदू मुस्लिम एजेंडा चलने वाला नहीं है। देखिए पूरे भारत में लोग तरक्की चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। आज हमारी सड़कों की जो स्थितियां हैं, जगह जगह खड्डे हैं। आज आप लोकल ट्रेन में, आप तो मुंबई में रहते हैं, हम सब मुंबई में रहते हैं। आज आप सुबह 8 बजे की लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए कितनी मशक्कत करते हैं, आपका दिल, हमारा दिल जानता है। लाखों लोग अपने जीवन में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए परेशान होते हैं, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो। यातायात हमारे लिए एक प्रकार से अभिशाप बन गया है। इसकी वजह ये सरकारें हैं।
ये जब सत्ता में आते हैं तो ये कहते हैं 10 साल हो गए मोदी साहब को, समृद्धि महामार्ग की हालत देख लीजिए। गडकरी साहब कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया। स्वाभाविक सी बात है कि आपने कोशिश की है, लेकिन जो आपके अधिकारी, जो कॉन्ट्रैक्टर अगर वो लापरवाह होंगे तो सड़कें धंसेंगी, फ्लाईओवर्स गिरेंगे। बिहार में देखिए, महाराष्ट्र में समृद्धि महामार्ग देखिए। तो लोग डेवलपमेंट पे बात करना चाहते हैं। जब लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसी समय ये भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी उनको भ्रमित करना चाहते हैं और हिंदू मुसलमान करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन लोगों को समझ में आ गया कि हम उस भारत में रहते हैं जो भारत को आज पूरे विश्व में अगर विकसित भारत बनना है, एक महान भारत बनना है, तो हमें ये छोटे मोटे जो मनमुटाव इसे छोड़ना होगा। हमें एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी है, जो नफरत है, उसे भूलना होगा। यही तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं ना कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, जिससे ये भारतीय जनता पार्टी वाले नफरत करते हैं इस बयान से, और राहुल गांधी जी के बारे में बालक बुद्धि न जाने क्या क्या बयानबाजी करते हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम कोई पसंद नहीं करता था, ना पहले कोई करता था, ना आज करता। हमारे नेता को ही देख लीजिए ना, आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी, नाम में हिंदू हृदय सम्राट था, है, लेकिन कभी किसी जाति धर्म का अपमान उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में शब्बीर शेख जैसे मुसलमानों को भी मौका दिया है। उन्होंने अपने संगठन में बहुत सारे मुस्लिम और गैर मुस्लिम, क्रिश्चियन और बाकी जैन धर्म के और बाकी पारसी धर्म के लोगों को मौका दिया था। ऐसा नहीं होता। यह देश सबका है, सबका साथ सबका विकास आपका तो एक नारा है। ये नारा वाकई देखा जाए तो कागज पे बहुत अच्छा है, लेकिन जमीन पर कहाँ उतरता है? जमीन पर उतारने की आवश्यकता है। और हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में भी आप देखते हैं आए दिनों झड़प होती है हिंदू मुसलमानों के बीच में, जो भी, ये अच्छी बात नहीं है। ये लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक हानिकारक बात है। हाँ, जो असामाजिक तत्व हैं उन्हें जेल भेजो, जो गलत काम कर रहे हैं उन्हें जेल भेजो। वैसे भी हम अपने एक पड़ोसी से इतने परेशान रहते हैं, उसका नाम पाकिस्तान है, उस पर हमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। जम्मू कश्मीर में आए दिनों आतंकवादी हमले हो रहे हैं, चाहे डोडा हो, कठुआ हो, रियासी हो, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे रहवासी उसमें मृत्यु को पा रहे हैं, हमारे पुलिस के, जम्मू कश्मीर के पुलिस के नौजवान वहां शहीद हो रहे हैं। इन सबको रोकने की आवश्यकता है। पाकिस्तान को एक सबक सिखाने की आवश्यकता है। लेकिन जो मुसलमान भारत में रहते हैं, भारत की अस्मिता और सभ्यता संस्कृति के लिए लड़ाई लड़ते हैं, भारत की तरक्की के लिए खून पसीना बहाते हैं, उनको तो कम से कम सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं? एपीजे अब्दुल कलाम साहब जैसे जो मुसलमान हैं और जो अब्दुल हमीद साहब जैसे मुसलमान हैं, उनको तो आप सलाम करेंगे कि नहीं? उनको सम्मानित करेंगे कि नहीं? कि सारे मुसलमानों को आप ऐसे कहेंगे? ऐसा नहीं होता है। हिंदू मुसलमान, जो हिंदू भी अगर गलत काम करते हैं, भारत विरोधी कोई काम करते हैं, उन्हें भी जेल में डालिए। ये कौन सी बात हो गई? यहां जाति धर्म नहीं, देश सबसे बड़ा, देश सबसे महान। जो देश का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो ये सब चीजें अब देश की जनता धीरे धीरे सीख रही है, समझ रही है। अब आने वाले समय में ये एजेंडा बीजेपी का नहीं चलेगा, उनको काम करना ही पड़ेगा। आनंद जी, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि मध्य प्रदेश और कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार को और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार के लिए ये जो ऐसी स्कीम्स है एक तरीके से गेम चेंजर रही है। मैं इस बात को पूरी तरीके से मानता हूं कि एट द मोमेंट महाविकास आघाड़ी को टोटली एक तरीके से एड्ज है, एडवांटेज है, कहीं ना कहीं पावरफुल नजर आ रही है एज एन अलायंस भी, और ग्राउंड लेवल पे भी ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं महाविकास आघाड़ी को। इस बात में कोई दो राय नहीं है आज की डेट। लेकिन हमने देखा है ऐसी स्कीमों ने अक्सर चीजें पलटा दी। अब चुनाव के बाद उस स्कीम को कितना आगे तक लेके जाएंगे वो चीजें बात की बात है। जैसे उद्धव जी ने भी इस चीज को कहा था कि पहले भी ऐसे अनाउंसमेंट्स हुए जो इलेक्शन के बाद फिर वो कंटिन्यू नहीं हुए। लेकिन ये अगर इलेक्शन जीतने के लिए, मतलब आपके पास क्या काउंटर है इस चीज का? देखिए, ऐसा है कि आपने एक सरकार गिराई, गद्दारी की, लोग आपसे नफरत करने लगे हैं। यहाँ तक कि शंकराचार्य जी ने भी कह दिया कि उद्धव ठाकरे साहब के ऊपर विश्वासघात हुआ है, उनके साथ विश्वासघात किया गया। अब उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए आनन फानन में महायुति की सरकार ऐसी योजना लाकर लोगों का दिल जीतना चाह रही है कि भाई, हमने गद्दारी तो गलती से कर दी थी, लेकिन अब आपको हम कुछ दे रहे हैं तो आप हमें माफ कर दीजिए। तो क्या आप महाराष्ट्र की जनता को क्या इतना ऐसा समझते हैं कि ये आपकी बहकावे में आ जाएंगे? महाराष्ट्र की जनता बहुत ही भावनिक जनता है, संवेदनशील जनता है, और छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाली जनता है। सब कुछ माफ कर सकती, गद्दारों को माफ नहीं कर सकती, पीठ में छुरा भोंकने वाले को माफ नहीं कर सकती। उसी प्रकार इनको भी माफ नहीं करेगी। आप देखना, जब नवंबर में चुनाव होगा, शरद पवार साहब जैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ क्या किया आप लोगों ने?
थोड़े से भ्रष्टाचार में आप क्या फंसे कि आप अपनी जान बचाने के लिए पवार साहब को धोखा देने निकल गए। तो ये सब महाराष्ट्र की जनता देख रही है, आपको जवाब देगी, समय पे जवाब देगी। और हमें पूरा विश्वास है, ये चाहे जितनी भी योजना ला दे, अरे भाई आपके पास पैसे है नहीं, केंद्र में आपकी सरकार है, 90% जीएसटी तो केंद्र सरकार लेकर चली जा रही है, आपके हाथ में बच क्या रहा है? आप योजनाओं के लिए पैसे कहां से लाएंगे? केंद्र सरकार आपको फूटी कौड़ी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप उतने योग्य है ही नहीं ना। आप तो उनके बैसाखी पर सरकार बनाए हैं। आप अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते तो आप सीना तान कर बात करते जैसे हम लोग बात करते थे। लेकिन आप तो उनके एक प्रकार से गुलाम हैं। तो गुलामों को मालिकों के आगे नजरें उठाने की हिम्मत नहीं होती है, नजरें झुका के बात करनी पड़ती है। इसलिए ये सब कुछ नहीं होने वाला। हाँ, यही योजना 2 साल पहले आप लाए होते तो हो सकता था कि 2-5% वोटों का आपको इजाफा होता। लेकिन जब 1.5 महीने बाद चुनाव की तिथि आने वाली है, तब आपको कोई इसका बल्कि नुकसान होने वाला है। लोग समझ गए हैं कि यार ये चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर पे गिर सकते हैं। कल पेट्रोल का दाम 10 रुपया कर देंगे, रसोई गैस की कीमत 5 रुपया कर देंगे, आलू का टमाटर का भाव ये लोग 2 रुपया कर देंगे, केवल चुनाव जीतने के लिए। और चुनाव जीतने के बाद फिर 100 रुपया कर देंगे, फिर पेट्रोल 100 के पार कर देंगे, फिर रसोई गैस 1200 के पार कर देंगे। इससे इनको और नुकसान होने वाला है, क्योंकि इनके जुमलेबाजी, इनकी कथनी करनी का कलर लोगों को दिख गया है। इनके मन में कुछ और है और मुंह में कुछ और है। जी। आनंद जी, बहुत आपने ज़रूरी बात की, जैसे कि बिल्कुल आपने कहा मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे में अगर आप जाएँगे, तो वन वे ₹320 है, जो कि भारत में सबसे महँगा वहाँ पे टोल है, इसके सिंगल जर्नी का। और जो अटल सेतु है, जो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है, वो ₹250 सिंगल जर्नी है, जिसके भी रेट्स अब दिसंबर में बढ़ने वाले हैं। तो कहीं न कहीं एक जेब से लेके मतलब दूसरे जेब को देने वाला वैसा वाला काम तो नहीं है, एक जेब से ले रहे हो, दूसरे जेब को दे रहे हो, वही वाली चीज़ें नहीं, हो। एक जेब से ले रहे हैं और खुद की जेब भर रहे हैं। दूसरे की जेब को देते तो भी हम थोड़ा मान लेते। जिस प्रकार एक एक घंटा टोल टैक्स के ऊपर लोगों की गाड़ियां रुकती हैं, एक एक घंटा लोग वहां ट्रैफिक जाम में फंसे होते हैं, उनके डीजल जलते हैं, पोल्यूशन बढ़ता है, वो सब देखते हो तो टोल माफ कर देना चाहिए। एनएचएआई का नियम है कि जिस टोल नाके पर 1 किलोमीटर लंबी अगर कोई लाइन लग गई है तो वहां टोल टैक्स नहीं लेना चाहिए। ये आपको भी नियम पता है, हमें भी पता है। लेकिन कोई शायद ऐसा टोल टैक्स पूरे भारत में होगा जहां ये नियम पाला जाता होगा। अरे आप मुंबई के दहिसर चेकनाका को तो देख लीजिए। शाम को अगर आप बोरीवली से मीरा रोड जा रहे हो तो आपको एक एक घंटा लगता है, और उसके बाद भी लोग 35 से 40 रुपया टैक्स चुकाते। ये अंग्रेजों से भी खतरनाक इनका शासन चल रहा है। अंग्रेज तो कम से कम कोड़े मार के टैक्स लिया करते थे, ये लोग तो फूल देकर टैक्स ले रहे हैं, प्यार से टैक्स ले रहे हैं, आपको उलझा के टैक्स ले रहे हैं, बहकावे में लाकर टैक्स ले रहे हैं। जी सर, थोड़ा-सा अब क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले, इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो थोड़ा-सा चुनावी मैं बात करूँगा यहाँ पे। सर, लोकसभा में काफ़ी कांग्रेस के नेताओं ने ऑफ रिकॉर्ड जब मुझसे बात की है, तो मुझे ये बात कही है कि शिवसेना यूबीटी की तरफ से प्रचंड प्रेशर हमारे पे रहा। और उनके नेताओं ने हमारे मतलब सीट्स डिसाइड किए कि हाँ इधर लड़ना है, इधर नहीं लड़ना है, ये इसको खड़ा करो, इसको मत खड़ा करो। इंटरनल पार्टी में बहुत हस्तक्षेप जो है शिवसेना यूबीटी का रहा। काफी नेताओं ने इस बात को भी माना है कि उद्धव जी ने एक युति के नेता के नाते उन्होंने काम किया है। ये भी बहुतों ने बोला है कि मतलब शिवसेना यूबीटी के नेता के नाते उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने महाविकास आघाड़ी के नेता के नाते उन्होंने काम किया है। बट काफ़ी लोगों का ये कहना है कि बहुत प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो शिवसेना की तरफ से देखने को मिला। और लेकिन जीते आप लोग 9, तो विधानसभा में भी क्या यही एटीट्यूड होगा? शशांक जी, कांग्रेस पार्टी 17 लड़ी और उसमें से 13 जीती। ये उद्धव ठाकरे साहब ने अगर प्रेशर की पॉलिटिक्स की है, आपको ऐसा लगता है, तो आपको तो उद्धव ठाकरे साहब को बधाई देना चाहिए कि उनके इस प्रेशर पॉलिटिक्स की वजह से आप 17 में से 13 सीटें जीत गए। तो ये तो बड़े खुशी की बात है कि उद्धव ठाकरे साहब को दूरदृष्टि रही है कि इस सीटों पर आप इन्हें उतारिए, इन सीटों पर ये करिए, इन सीटों पे करिए। आपको तो लाभ हुआ है, आपका स्ट्राइक रेट कितना अच्छा है। अगर आप हमारी बात मानते हैं तो विधानसभा में भी मानिए, जहां जहां उद्धव ठाकरे साहब आपको दिशा निर्देश देंगे वो काम करिए, हो सकता है आपकी सीटें और बढ़ जाए। तो खैर ये तो एक बातें हैं। 21 21 पर शिवसेना लड़ी तो 9 जीती है सर, ये भी एक देखिए सच्चाई ऐसा है। है, देखिए ऐसा है शशांक जी, एक 60 साल पुरानी पार्टी का नाम कोई चुरा ले गया, सिंबल कोई चुरा ले गया, अचानक
एक नाम और एक सिंबल से हमें पूरे महाराष्ट्र में दौरा करके लोगों का दिल जीतना पड़ा। और हमारे साथ कितनी बेईमानियां हुई हैं। आप उत्तर पश्चिम की सीट को क्या उनके पास जोड़ रहे हैं? आप उसे हमारे पास ही जोड़िए। मात्र 48 वोटों से हमें जानबूझकर हरवा दिया गया, अन्यथा हम 21 में से 10 जीत गए होते। उसके बाद बहुत सारी सीटें, हमारी रायगढ़ की सीट हम जीत सकते थे, पालघर की सीट हम जीत सकते थे, हम थाने की सीट जीत सकते थे। ये सारी सीटें भी हम जीत सकते थे, लेकिन जिस प्रकार से धन बल का दुरुपयोग किया गया राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से, ये सब आपने देखा है, आपसे कुछ छुपा नहीं है। तो हमने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले विधानसभा में और अच्छी लड़ाई लड़ेंगे, हम ज्यादा सीटें जीतेंगे। क्योंकि उद्धव ठाकरे साहब ने एक नई चुनाव चिन्ह और एक नए नाम को लेकर अगर 21 में से 9 लाए हैं, तो अभी तो हमारे पास 2-4 महीने का और समय है, हम और मेहनत करेंगे। अच्छा, वो तो मोदी साहब के लिए चुनाव था, देश के प्रधानमंत्री के लिए चुनाव था। तो बहुत सारी जनता तय करती है कि भाई देश में हम इनको मदद करेंगे तो राज्य में इनको करेंगे। ये तो राज्य का चुनाव है भाई साहब, यहाँ तो कोई मोदी साहब का चेहरा नहीं है, यहाँ तो उद्धव ठाकरे साहब का चेहरा है। और जिस चेहरे ने कोरोना काल के संकट समय में बड़े बखूबी से एक परिवार प्रमुख होने का एक फर्ज अदा किया, क्या लोग उसको रिवार्ड नहीं देंगे? क्या उसको नहीं, एक लेकिन प्रति लोग अपना सांगली आभार सांगली की प्रकट सीट नहीं करेंगे? सांगली की सीट अगर उद्धव जी अगर उस पे आग्रह नहीं करते, तो शायद कांग्रेस का आंकड़ा आज 100 पे पहुंच गया होता। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, ऐसा है कि जब हम राजनीति और सामाजिक जीवन में काम करते हैं, तो संगठन को भी एक महत्व दिया जाता। सांगली में हमारा संगठन है, सांगली में लोग चाहते हैं कि ये सीट शिवसेना लड़े, और जो वहां लड़े वो एक जाने माने मशहूर पहलवान है महाराष्ट्र के। तो वो ठीक है। अब वो किस कारण से हारे, एक चिंतन और एक मंथन हमारे लिए है, वो बड़ा विषय है कि भाई कहाँ हमारी कमी रह गई। लेकिन बहुत सारी सीटों पर कांग्रेस भी हारी है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस हर जगह जीती है। तो हम ये समझते हैं कि कांग्रेस और शिवसेना और राष्ट्रवादी का आपस में जो समन्वय है, शीर्ष नेतृत्व ने एक दूसरे से बना के रखा है। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय शरद चंद्र पवार जी और आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी, तीनों ही शीर्ष नेता, तीनों ही अपनी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तीनों ही दल महाराष्ट्र और देश के विकास में काम कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये छोटी मोटी बातें हैं, घर की बातें। घर में जैसे कोई विषय पे मतभेद होते हैं तो शाम तक सुलझ जाते हैं, हमारे यहाँ मतभेद होता है शशांक भाई, मनभेद नहीं होता। मनभेद और कलह भारतीय जनता पार्टी में होती है। हाँ, तो जिस तरीके से मैं इस बात को पूरी तरीके से मानूंगा कि राहुल गांधी के साथ जिस तरह से वो इंडिया मीटिंग में उद्धव ठाकरे जी बैठे थे, वो तालमेल वो नेचुरली दिख रहा था। भले ही कोई कितना भी कहे अनैसर्गिक अलायंस है, जो भी है, नतीजों ने साबित कर दिया है कि किस तरीके से अलायंस को लोगों ने दोनों हाथों से अपनाया है। टोटली मैं उसको एग्री करता हूँ सर। लेकिन ये भी है ना कि स्टेट लीडरशिप जो कांग्रेस का है, वो ये बोल रहा है कि राहुल गांधी या उनके शीर्ष नेतृत्व से उद्धव जी कुछ सेटिंग कर लेते हैं और फिर हमारे ऊपर पूरा प्रेशर और हम अपने मर्जी से पॉलिटिक्स कर ही नहीं पा रहे। अब ये तो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, कई राज्यों में उनकी सरकार है। तो हम तो शीर्ष नेतृत्व से ही बात करेंगे। अब आप कहेंगे कि हम जिला अध्यक्षों से बात करेंगे, तो हम करते हैं ना। अब जैसे हम अपनी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो हम बात करते हैं जिला अध्यक्ष लेवल पे, प्रदेश अध्यक्ष लेवल पे। लेकिन जब हमसे ऊपर की कोई बात है, तो हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं, बात वो करते हैं। काफी बार स्टेटमेंट्स आते रहते हैं, नाना पटोले जी वहां से कुछ कहते हैं, संजय राउत जी यहाँ से कुछ कहते हैं। तो वो वो नोक चीजें, झोंक, हाँ, प्यारी मीठी नोक झोंक कहते हैं उसको। मीठी जब नोक-झोंक। घर में, हाँ, मीठी नोक झोंक होनी चाहिए। घर है ना, एक घर में अगर कई बर्तन है तो थोड़ा बहुत बचते तो हैं, लेकिन घर के बर्तन हैं, प्यार मोहब्बत से रखे जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ है। हाँ, जहां हमें नाना पटोले साहब के सहयोग की जरूरत पड़ती है, हम उनसे भी लेते हैं, बाला साहब थोराट जी से भी लेते हैं, पृथ्वीराज चौहान जी, विजय वडेट्टीवार, सब नेताओं से हम बातचीत करते रहते हैं। लेकिन जब निर्णय का समय आता है, तो राष्ट्रीय नेतृत्व ही वो अधिकारी है, और उसके लिए वो तीनों नेता का ही नाम आएगा। तब वहां नाना पटोले जी नहीं चलेंगे, आनंद दुबे जी नहीं चलेंगे, वहां पर उद्धव बाला साहब ठाकरे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और शरद चंद्र पवार जी ही चलेंगे। चलिए, बिल्कुल ठीक बात है। मैं ये सर जानना चाहूँगा आपसे कि एक और पार्टी थी जो गठ इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाने में उद्धव जी ने बहुत इनिशिएटिव लिया था। उस पार्टी का नाम है वंचित बहुजन आघाड़ी, ठीक है? और प्रकाश अंबेडकर अध्यक्ष है, बाबा साहेब अंबेडकर के जो है नातू है वो। और कहीं न कहीं जब अलायंस टूटा, हम तो पहले ऐसे चैनल थे जो शुरू से कह रहे थे कि ये कभी अलायंस का पार्ट नहीं होंगे, ये कुछ देर रहेंगे फिर चले जाएँगे। ये हमने पहले दिन से कहा था इस बात को। इवन इंडिया अलायंस की मीटिंग के दिन जिस तरीके से उनकी जो बातचीत थी, वो कहीं न कहीं ऐसा इशारा दे रही थी कि वो ज़्यादा दिन साथ नहीं रहेंगे।
उन्होंने उद्धव जी के बारे में, शिवसेना यूबीटी के बारे में काफी चीजें कही, लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई बहुत ही मैच्योर रिस्पॉन्स कि भाई मैं कुछ नहीं कहूंगा, अभी की बात है, हम बाद में साथ हो सकते हैं, या बहुत मैच्योरिटी से उन्होंने बिहेव किया। जबकि जवाब दे सकते थे, संजय राउत जी दे सकते थे, उद्धव ठाकरे दे सकते थे, लेकिन किसी ने कोई ऐसा नेगेटिव जवाब दिया नहीं। क्या वंचित बहुजन अघाड़ी को साथ लेने की कोई तैयारी है? देखिए, समान विचारधाराओं की पार्टियों को एक मंच पे आना चाहिए, ये सबको पता होता है। आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा अपना मन, अपना दिल दोनों खुला रखा कि आइए, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो भी साथ में आना चाहता है, आइए, स्वागत है। क्योंकि वंचित बहुजन अघाड़ी के जो नेता और अध्यक्ष हैं, आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब, वो भी बार बार केंद्र सरकार की कुनीतियों का विरोध करते आए हमारी तरफ। तो हमें लगता है कि उनकी विचारधारा, हमारी विचारधारा एक है और हम देश के कल्याण में एक भूमिका निभा सकते हैं। तो हमने उन्हें यही कहा कि आप 48 लोकसभा सीटें हैं, 2-4 सीटें बताइए जहां आप चुनाव लड़ें, जीतें और हमारे साथ एक अच्छे मजबूत विपक्ष की भूमिका या एक महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन का साथी बनिए। लेकिन अगर आप 48 में से 25 सीट, 27 सीट, 30 सीट मांगेंगे, तो इसका मतलब कि आपने तय कर लिया है कि आपको हमारे साथ नहीं आना है, क्योंकि वो तो कभी होगा ही नहीं। जो चीज संभव नहीं है, उस चीज पर अगर आप बैठ जाएंगे तो वो तो कभी होता नहीं है। तो हमें लगता है कि विधानसभा चुनाव के पहले अगर उनका मन हृदय परिवर्तन होता है और उन्हें लगता है कि 288 में से 2-5 सीटें हम भी लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, तो जरूर हमेशा दरवाजे खुले होते हैं राजनीति में। और आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के जो दादाजी प्रबोधनकार ठाकरे जी प्रबोधन और इनके दादाजी, दोनों जन पुराने सहयोगी रहे हैं, एक दूसरे के परिचित रहे हैं, एक दूसरे के स्नेही रहे हैं। वो परंपरा तो है ही, उसे कहाँ हम नकार सकते हैं। बट यही है कि संभावना जिसकी हो वही कहिए। जो चीज असंभव है, कोई कहे कि मैं चांद और तारे लाके आपको दे दूंगा, ऐसा होता नहीं है। चांद और तारे कोई लाके किसी को दे नहीं सकता। वो मुहावरे हैं, कहावतें हैं। उसी प्रकार अगर आप कहेंगे कि हम 288 में से 150 सीट लड़ेंगे, 200 हम लड़ेंगे, तो ये तो हो नहीं सकता। तब कभी संधि हो नहीं सकती, कभी महाविकास में आप आ नहीं सकते। बट यही है कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को रोकना है और सचमुच हमारे वंचित भाई बहनों के लिए कुछ करना है, सचमुच पिछड़ों को एक हक दिलाना है, तो आपको जरूर बैठकर एक बार बातचीत करनी चाहिए। जी। नहीं, क्योंकि इस बार भी जिस जिस सीट पे वो लड़े थे, काफी लोगों को लग रहा था कि शायद नुकसान कर पाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ बहुत क्लियर था कि इवन जो वंचित समाज है वो भी बहुत क्लियर था कि वोट कहाँ डलाना है। तो वो टोटली आप लोगों को समर्थन में गया। लेकिन अब ये मैं तो समझ प्लीज अभी तो प्लीज उनको समझना पड़ेगा शशांक भाई। जी ये तो आदरणीय प्रकाश अंबेडकर जी को समझना, इसमें हम क्या जी कहें। जी। हाँ, नहीं वो तो हुआ ही, लेकिन एक और तबका बहुत बड़े नंबर्स में आया सर। मेरे को जो मेरे रिपोर्टर्स हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में महाराष्ट्र के, उन्होंने ये चीज बोली कि मुस्लिम समाज बहुत बड़ी संख्या में एकदम मतलब एक एक मैसेजिंग हो रही है इंटरनली, मतलब अपने अपने कम्युनिटीज में, अपने अपने घरों में, फैमिली फंक्शंस में, शादियों में, इवन मतलब जो इनफॉर्मल फंक्शंस में ये बातें हो रही है कि अपने को वोट डलाना है जाके मशाल पे या हाथ पे या तुतारी पे। और बाकी जो लोग खड़े कर रहे हैं अपने अपने कैंडिडेट, वहां अपने को वोट नहीं डलाना। ये क्लियर कट मैसेजिंग थी जो कि रिफ्लेक्ट भी हुई। तो मुस्लिम समाज का एक तरीके से वोट आज भरोसा, वोट देखिए, बोलो भरोसा बोलो। मुस्लिम समाज ने एक चीज देख लिया कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनको ठगा है। सबका साथ सबका विकास की बात करना और दूसरी तरफ उनके समाज को उनके ही बड़े बड़े नेता गालियां देना, कोई कितना दिन आपको बर्दाश्त करेगा। आप बार बार अपमानित करेंगे, बार बार उनको एक प्रकार से ये दिखाएंगे कि आप बाहरी हैं, आप अछूते हैं, आप हमारे हिस्से नहीं। ऐसा नहीं होता। पीढ़ियां दर पीढ़ियां, आजादी को आज 75 वर्ष हो गए, भारत पाकिस्तान को बने 75 वर्ष से ज्यादा हो गए। अब अगर वो भारत देश में रहते हैं, भारत देश में मेहनत करते हैं, टैक्स भरते हैं, हर तीज त्योहार में शरीक होते हैं, फिर भी अगर आप बार बार उनको अपमानित करोगे तो ये भी अच्छी बात नहीं। यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि यही बाला साहब ठाकरे जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आती है। दोनों ही नेता हिंदू हिंदू नेता, दोनों ही हिंदुत्व को झंडा लेकर चलने वाले नेता,
लेकिन दोनों ही नेताओं के बारे में कहा जाता है कि वो किसी समाज के प्रति घृणा नहीं करते थे। हाँ, किसी ने कुकर्म किया है, कुकृत्य किया, उसके प्रति घृणा करते थे, लेकिन पूरे समाज वर्ग के प्रति नहीं करते थे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता अब करते हैं 2014 से, तो जनता उनको सबक सिखा रही है। और जनता साथ में ये भी देख रही है, जैसे उद्धव ठाकरे साहब जैसे जो नेता है, जो हिंदू हृदय सम्राट तो हैं, हिंदुत्व का झंडा लेके तो चलते हैं, लेकिन जब कोरोना आता है तब ये नहीं देखते कि आप कौन है। सबके लिए बेड मिलती है, सबके लिए दवाई मिलती है, सबको इंजेक्शन मिलती है, सबको गांव जाने के लिए ट्रेन की सुविधा होती है, सबको खाने पीने की व्यवस्था होती है। तो इन लोग फर्क देखते हैं ना कि भाई ये नेता तो जरूर हिंदू हैं, हिंदुत्व का झंडा लेके चलते हैं, लेकिन अगर आप संकट में होंगे तो मानवता देखते हैं, इंसानियत देखते हैं। तो ये लोग तय करते हैं, और मुसलमान समाज ने ये बहुत अच्छा हुआ जल्दी देख लिया कि भाई कौन अपना है कौन पराया है, तो वोट कर रहे हैं और उनको नहीं, सहूलियत बिल्कुल, भी मिल रही है। बिल्कुल, क्योंकि वो हमेशा उद्धव ठाकरे का एक बयान रहता है कि मेरा ऐसा हिंदुत्व है कि जो हृदय में राम और हाथ को काम, ऐसा वाला मेरा हिंदुत्व होता है। और एक तरीके से मैं समझता हूँ बीजेपी के लिए आज अगर कॉम्पिटिटिव पार्टी कोई है सबसे बड़ी, हमने एक शो भी मैंने किया था 2 दिन पहले, सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन कोई है, तो वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। क्योंकि भगवा उसका झंडा भी हाथ लेके मैं चलती है और उसका कारण सेक्युलरिज्म है भी। शशांक, उसका कारण ये है कि हम 1966 में बने हैं, ये 1980 में बने हैं, हम इनसे पुरानी पार्टी हैं। हमारे नेता को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, इनके किसी नेता को हिंदू हृदय सम्राट नहीं कहा जाता। और पूरे भारत में सबसे ज्यादा हिंदू हैं, तो हिंदुओं की पहली पसंद शिवसेना है, दूसरी पसंद बीजेपी है, तो हम इनसे ज्यादा बड़ी पार्टी हैं। इन्होंने हमें हमेशा यही कहा कि आप महाराष्ट्र में रहिए, हमें देश में काम करने दीजिए। हमने बड़ा हृदय दिखा के इनको मौका दिया कि ठीक है भाई, हम महाराष्ट्र में काम करते हैं, आप देश में काम करिए। इसीलिए तो 1995 हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री बना था, न कि इनकी पार्टी का। हम बड़े नहीं होते महाराष्ट्र में तो मुख्यमंत्री इनका बनता ना, हुँ, कॉमन सेंस की बात है। हम हुँ। बड़े थे तभी तो हमें मुख्यमंत्री बनाया गया, नहीं तो ये भाजपा किसी को बनाएगी क्या। और हमारे साहब तो बड़े प्यार से इनको कमलाबाई कहा करते थे, प्यार से जी, कहते थे, कोई उसमें कटाक्ष नहीं होता था, लेकिन हाँ कहते थे। इसका मतलब हम बड़े थे तभी तो हमारी सुनते थे। तो हुँ। आज भी हम इनसे बड़े ही हैं, अब हम करेंगे, हम भी विस्तार कर रहे हैं, हम भी अन्य राज्यों में जा रहे हैं, हम भी जगह जगह अपनी पार्टी का कैडर मजबूत कर रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारे भी विधायक उत्तर उत्तर प्रदेश बिहार हुँ। से चुन के आएंगे। नहीं, नहीं, बट ये मैं समझना चाहता हूँ कि एक एक कंटिन्यूअस एक एजेंडा चलाया जाता है सर, कि भले मैंने कहा कि भगवा झंडा हाथ में हो, राम मंदिर कनेक्शन हो, हर चीज़ जो है उन्होंने कभी जो है हिंदुत्व के अगेंस्ट कुछ बोला हो, ऐसा मेरे को कोई वक्तव्य दिखता नहीं हो, ना उद्धव ठाकरे का, ना शिवसेना के किसी भी नेता का। उसके बावजूद एक नैरेटिव लगातार चलता है उद्धव ठाकरे को एंटी हिंदू दिखाने का। तो उसको आप लोग कैसे काउंटर कर रहे हो? शंकराचार्य जी हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? नहीं, लेकिन मैं उनको भी आपसे ट्रोल पूछ रहा हूँ, कर रहे हैं ना, मैं उनको भी आपसे लोग पूछ रहा ट्रोल हूँ, कर वो रहे हिंदू हैं कि मुसलमान है, पहले आप बताइए। हैं। हिंदू गुरु है सर वो। भारत में 4 शंकराचार्य हैं, उसमें से एक वो हैं, जी, वो मातोश्री आए, जी, अपना आशीर्वाद दिए, जी, उनके खड़ाओं का पूजन उद्धव ठाकरे साहब ने किया। जी। बस हमें यही इतना ही बताना है। हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते यार, समझदारों को समझाया जाता है। लेकिन अगर कोई ना समझ हो तो उसे हम कैसे समझाएं? हम हिंदू हैं कि हम बांग्लादेश से आए हैं, ये हम आपकी विवेक बुद्धि पे छोड़ते हैं ना। अगर आपको लगता ही नहीं कि हम हिंदू हैं, तो इसका मतलब आप स्वयं हिंदू नहीं है, आपके पास विवेक बुद्धि नहीं है। तो हुँ, ये भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, पूरा देश जानता है हम कौन है, हम क्या करते हैं, हुँ, और हिंदुत्व का झंडा लेकर हम कैसे आगे चले, सब जानते हैं। और मुझे तो हुँ, लगता है कि आने वाले समय में आदित्य ठाकरे जी जिस ढंग से लोकप्रिय हो रहे हैं, पूरे भारत में युवाओं में एक अच्छी खासी उनकी पैठ बन गई है। वो बाला साहब ठाकरे जी के नातू हैं, तो बोलते हैं ना कि गुण से गुण ट्रांसफर होता है, तो सारे गुण बाला साहब ठाकरे जी के उद्धव जी और उद्धव जी से आदित्य जी के अंदर जो आ रहे हैं, तो भविष्य के जो हिंदू हृदय सम्राट, हालांकि हिंदू हृदय सम्राट हमारे लिए श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी ही हैं, लेकिन अगर कभी मौका मिला तो आदित्य ठाकरे जी भी हिंदू हृदय सम्राट वाली राजनीति करेंगे। जी। मैं सर ये अब आपने कहा कि शंकराचार्य का नाम लिया, तो उन्होंने एक आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे मन की जो पीड़ा है, वो तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप मुख्यमंत्री के कुर्सी पे दोबारा नहीं बैठ जाते। तो मैं सीधा सवाल आपसे है कि महाराष्ट्र के चुनाव में क्या उद्धव ठाकरे चेहरा होंगे महाविकास अघाड़ी? उद्धव ठाकरे साहब ही चेहरा है, होंगे नहीं हैं।
उद्धव ठाकरे साहब के इर्द गिर्द ही 2024 का विधानसभा चुनाव घूम रहा है। उसको कोई विकल्प ही नहीं है ना। अब एक बात बताइए, शरद पवार साहब 80 वर्ष से ज्यादा की आयु, वो तो इतने एक्टिव पॉलिटिक्स में भी है नहीं कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी भारत देश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो मुख्यमंत्री बनने जा नहीं रहे। तीसरी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी जो मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, तो जवाब मिल गया होगा आपको। नहीं, लेकिन वहां से कांग्रेस की तरफ से आता है कि हम कोई चेहरा नहीं होगा, इवन एनसीपी की तरफ से ये आ चुका है कि कोई चेहरा नहीं होगा। तो ये यूनिलैटरली तो ऐसा नहीं हो रहा है कि आप लोग डिसाइड कर रहे हो, आप लोग खुद होके डिसाइड तो नहीं कर, मतलब क्योंकि अलायंस अभी मजबूत दिख रहा है। तीनों बैठकर डिसाइड करेंगे, तीनों बैठकर कहेंगे, आप सबको बड़े प्रेम आदर से बुलाया जाएगा, आपके सामने बताया जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि चेहरा शिवसेना पार्टी का होगा। अब वो चेहरा कौन होगा, आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे साहब के पास वो अधिकार है, हम उसमें क्या करें। वो चाहे तो किसी को भी बना दे और वो चाहे तो स्वयं बने, सब उनके ऊपर है। क्योंकि अगर किसी, जो मैं समझता हूं, क्योंकि अगर कोई और चेहरा होता है इवन अलायंस की तरफ से, तो बहुत बड़ा नुकसान इस अलायंस को ही हो जाएगा। क्योंकि जो जिस प्रकार की सिंपैथी आज उद्धव ठाकरे के साथ है, मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि इवन शरद पवार के लिए भी लोगों का ये अभी भी वो क्लैरिटी नहीं है उनको कि भाई ये गुगली है या सच में टूट पड़ी है। तो आपके सवाल में ही जवाब छुपा है। अगर जहां आ गया और मगर जहां आ गया, तब वहां तो फिर डगर बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। आपके सवाल में ही जवाब है कि आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब नहीं तो कौन, जिस व्यक्ति ने पूरे इस नेतृत्व को लीड किया है, उस व्यक्ति को अगर आप अवसर नहीं देंगे तो आखिर कौन। मैं आपसे पूछता हूं। एक आखिरी सवाल लूंगा सर मैं आपसे, आज की डेट में शिवसेना यूबीटी कितनी सीट्स लड़ने के लिए तैयार बैठी? 125 सीटों पर आज की डेट में हमारी तैयारी है। तैयारी तो हमारी 288 पर है, कैडर 288 पर है, शाखा प्रमुख, विभाग प्रमुख, जिला प्रमुख कमर कस के युद्ध के लिए तैयार है। लेकिन चूंकि एक मित्र पक्ष का सामने संकट है कि भाई मित्रों को भी जगह देनी है, इसके लिए 125 पर हम अपने मन को बोलते ना कि वो करके मन में सोच कर हम करेंगे। यस, संतुष्ट कर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, आपने हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, कहीं कोई डक नहीं किया, कुछ नहीं, हर सवाल का आपने क्लैरिटी से जवाब दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा आपको। एचडब्ल्यू न्यूज नेटवर्क को समय देने के लिए आपको धन्यवाद करूंगा। थैंक यू सर। Stay ahead with our cutting edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.